जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी जाम। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। बात करेंगे पर्यावरण की। 12th नंबर क्लास है दोस्तों। यहाँ पर वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, अंतरिक्ष से इससे संबंधित जो आपके प्रश्न होते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं, हर गृहिणी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो भी शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है, तो आप ही के लिए चैनल है, आप ही के लिए यह वीडियो है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा सपना। और ये सभी प्रश्न जो हैं इस बार की परीक्षा में 100% आने के चांसेज हैं। 100% आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है। जो आपकी आरक्षित टिकट होती है उसमें कौन सी जानकारी जो है टिकट पर होती है। आरक्षित टिकट पर क्या क्या होता है? यात्रा की तिथि, आरक्षण की तिथि, कुल किराया, यह आपके तीनों हैं। देखिए, जो आरक्षित टिकट पर जानकारी होती है वह यात्रा की तिथि भी होती है, आरक्षण की तिथि भी होती है, और कुल किराया भी दिया रहता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राधिका अपनी दादी के साथ गांव जाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना, और रेलवे की टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट पर काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना चाहेंगे, बताइए। यानी कि आप अगर कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं ट्रेन के द्वारा, रेलवे में, ठीक है, वह टिकट काउंटर पर जब आप जाते हैं तो आपको जब आरक्षित टिकट चाहिए होती है, उसके लिए जो अधिकारी आपसे ये क्या क्या पूछ सकता है, यह क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ये सभी आपके पर्यावरण क्लास में आता है, इन्वायरमेंट में। और यह बात आती है कि आरक्षण की तिथि पूछेगा, कि यात्रा प्रारंभ हुआ, समाप्त करने का स्थान पूछेगा, या उनकी आयु, लिंग, बच्चे एवं वयस्कों की संख्या पूछेगा, कि कौन कौन आपके साथ में यात्रा कर रहा है, यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम पूछेगा। तो सही बात है, जब भी आप जाते हैं ट्रेवल करने में, ठीक है, ट्रेन टिकट बुक करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आरक्षण की तिथि भी, ठीक है, अधिकारी आपका जो टिकट कलेक्टर होता है, ठीक है, वह आपको पूछेगा। जो टिकट क्या है, कलेक्ट नहीं करता, ठीक है, जो टिकट आपका बनाता है, यानी कि रेलवे का आरक्षण अधिकारी जो होता है, ठीक है, टिकट कलेक्टर तो टीटी होता है। ठीक है, तो अब देखिए, वह यहाँ पे आरक्षण की तिथि भी पूछेगा, यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान पूछेगा, और उनकी आयु, लिंग, बच्चे एवं वयस्कों की संख्या पूछेगा, और यात्रा की श्रेणी व ट्रेन का नाम भी पूछेगा। यानी कि ये लगभग आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है, समय सारणी में कौन सी जानकारी होती है। जब आप रेलवे में जाते हैं, ठीक है, ट्रेन से, वहाँ पे समय सारणी दी होती है। उस समय सारणी में क्या क्या जानकारी दी होती है, यह पूछा गया है। ठीक है, परिवहन रूट का विवरण, स्टेशनों के बीच की दूरी, यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम। तो देखिए, आपकी ये तीनों जो है, तीनों जानकारियाँ आपके, ठीक है, श्रेणी में रही, ठीक है, समय सारणी श्रेणी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका इको टूरिज्म के विषय है उस पर विचार किया गया है, और ये कथन दिए गए हैं, 3 कथन हैं। ठीक है, पहला कथन क्या है कि इसका उपयोग पर्यावरणीय व सामाजिक लाभ के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। और सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही बात है। इको टूरिज्म से देश की आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके ये तीनों हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी ये सभी आपके कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है भैया? तो देखिए, यहाँ पे कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को, तिब्बत की बात आ गई है, ठीक है, तो तिब्बत में क्या है, कोमोलांगमा है। अगर नेपाल में पूछा जाता तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता। कहाँ पर? नेपाल में सागर माथा, और तिब्बत में कोमोलांगमा। ठीक है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी जो पर्वतारोही होते हैं, जाते हैं पर्वतों पर चढ़ने के लिए, उनके रिलेटेड कथन दिया गया है। पहला है कि पर्वतारोही अपने सामान को ढोने के लिए भार जो वाहक पशुओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर जब
क्योंकि सामान भी लेके जाएंगे, खाने पीने की हर एक चीज़ ले के जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है, वो भारवाहक पशुओं का भी उपयोग करते हैं। सेकंड है पर्वतारोही जो होते हैं एक दल के साथ चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, दल के साथ चलते हैं यानी कि समूह में चलते हैं। तीसरा है पर्वतारोही कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पर्वतारोही होती है यानी कि पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वे कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन लेकर चलते हैं। तो ये सभी आपके कथन बिल्कुल सही है पर्वतारोही से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज वीडियो को अच्छा लगे और सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले का रिकॉर्ड किस नाम है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय पर अंतरिक्ष में किसने रहा भैया? कल्पना चावला ने, सुनीता विलियम्स ने, यूरी गागरिन ने, नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने रहा भैया? तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? कमेंट करके जरूर बताएं हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? सुनीता विलियम्स हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले रिकॉर्ड किसके नाम है? सुनीता विलियम्स के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा अपने परिवार के साथ रात 8 बजे दिल्ली से चली और सुबह 7 बजे जम्मू पहुंची। यदि दिल्ली और जम्मू के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है तो उस बस की गति क्या होगी जिसमें राधा ने अपने परिवार के साथ सफर किया गया? देखिए अब आप लोग बोलेंगे ये मैथ्स का क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। सी टेट में क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, ठीक है। यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो टीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे चकित आपको होने वाली बात नहीं है। देखिए सिंपल साधारण सी बात है, एक रात को 8 बजे यानी कि 8 PM पे ध्यान देना है। 8 PM के बाद क्या है, 7 बजे दिल्ली पे चलते हैं 8 PM पे, फिर 7 बजे सुबह यानी कि 7 AM पे मॉर्निंग में जम्मू पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, अब आपको देखिए 8 PM में सभी लोग जानते हैं अगर सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक करते तो 12 घंटे का समय होता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो 8 PM में से ये सफ़र करते हैं, 7 AM तक सफ़र करते हैं। अगर यहाँ पर 8 AM तक सफ़र करते तो 12 घंटा होता, लेकिन ये 8 PM से लेके 7 AM तक करते, यानी टोटल सफ़र का 11 घंटे हो गया, ठीक है। 11 घंटे सफ़र का हो गया। और दूरी कुल कितनी 660 है, तो भैया क्या करेंगे, पूछा क्या है यहाँ पर कि साथ कितने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड पूछ लिया गया है, ठीक है। स्पीड पूछ लिया गया भैया, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, समय टोटल लगा है 11 घंटे, टोटल दूरी 660/11 कर दीजिए, आपकी किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी, ठीक है। कुल तो जो जितनी दूरी है दूरी बटे समय कर लीजिए, आपका स्पीड आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 11 को काट दीजिए, 11 6 का 66, 60 आ जाएगा भैया, 660/11 करेंगे 60 आ जाएगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। राधा ने अपने परिवार के साथ सफ़र किया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए युग्म देखते हैं और इसमें देखें सुमेलित कौन सा नहीं है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही बात है। मेगस्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। फाहियान कब आया था भैया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। और हेनसांग कब आया? डॉक्टर हर्षवर्धन के समय में। लेकिन इब्न बतूता जो दिया है अकबर के समय दिया है, ये गलत दिया है, क्योंकि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और यह अफ्रीकी देश के मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो है कहाँ का निवासी था? अफ्रीकी देश के किस पर निवासी था भैया? मोरक्को का निवासी था, ठीक है, याद रखना मोरक्को, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, यह किसके साथ भारत आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अल बरूनी है वह उज्बेकिस्तान का निवासी है, लेकिन वह भारत आया था, किसके साथ आया था? ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक पर मिल जाएगा सभी क्वेश्चन ये, ठीक है। तो किसके साथ आया था भैया? सभी लोग बताइए। महमूद गजनी के साथ आया था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, वह भारत किसके साथ आया था भैया? तो महमूद गजनी के साथ आया था, ठीक है। ये देखिए सभी लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग क्या करें, इनको चाहे तो पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में मिलेगी, लिंक में जाएंगे आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे सबसे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल किसी भी ज्वाइन कर लें और पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? जो अल बरूनी है उसकी पुस्तक का क्या नाम था? देखिए बहुत ही ज़्यादा 2 पुस्तक थी इनकी अल बरूनी की,
पहली पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। क्या थी पहली पुस्तक? तहकीक ए हिंद। और दूसरी पुस्तक क्या थी? किताब उल हिंद सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में किताब उल हिंद दिया गया है, तो किताब उल हिंद है, या दोनों भी दे सकते हैं, तहकीक अहिंद और किताब उल हिंद। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा यात्री जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, यानी कि कौन सा ऐसा यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए भारत आया था। ठीक है, कौन यात्री है भैया? कौन यात्री है? हेनसांग है। क्या हो जाएगा? ऐसा यात्री जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था वह आपका कौन सा यात्री है? हेनसांग है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको सूची दी गई है। सूची में क्या लिखा है? यात्री लिखा गया है और दूसरा संबंधित देश है, यानी जो यात्री हमारे भारत देश में आए हैं संबंधित किस किस देश से आए हैं। ठीक है, इब्न बतूता भैया जो यात्री है हमारे भारत में आया था किस देश से संबंधित है आपका? ठीक है, तो किस देश से संबंधित है यह? तो आपके मोरक्को से संबंधित है भैया। किस देश से संबंधित है? मोरक्को से संबंधित है। हेनसांग किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। मेगस्थनीद किस देश से संबंधित है? यूनानी है यह। ठीक है, फायान कौन है? चीनी यात्री है। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री है, हेनसांग चीनी यात्री है, मेगस्थनीज यूनानी यात्री है और फायान चीनी यात्री है। ये सभी हमारे भारत देश में भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण है? सही है। देखिए, ऊर्जा का वर्गीकरण की बात की गई है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत व गैर परंपरागत। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, जो ऊर्जा का स्वरूप है नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों में है और परंपरागत गैर परंपरागत दोनों हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है? आपके दोनों सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को सही सही बताता है? जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है उसको जो आपको सही सही बताता है वह कौन सा ऑप्शन है? कोयला पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये तीनों है। अब आपको बताना है ए सही है, बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, या ए बी बी सी सही है। क्या सही है भैया? देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को सही सही बताता है, कौन सा सही हो जाएगा? तो आपके देखिए कोयला पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित गैस है। यानी कोयला कैसा है? पेट्रोलियम है। प्राकृतिक गैस कैसा है? पेट्रोलियम है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस कैसा है? एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो ये आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन दिया गया है, पहला कथन है ए कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कैसे ईंधन है भैया? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये आपके जीवाश्म ईंधन है। बी में दिया गया है कि ऊर्जा के स्रोतों से हमें लंबे समय तक का ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं हमें क्या लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, दो कथन है, दोनों कथन में ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, या आपके दोनों में ना तो ए ही सही है ना तो बी सही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो पहला कथन जो दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही बात है। और ऊर्जा के स्रोत से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, दोनों कथन सही है, यानी कि ए और बी आपके दोनों सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, सभी प्यारे साथियों से निवेदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वीडियो लाइक जरूर करें क्योंकि बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं। हमारी इच्छा थी, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जैसे 56 इंच की हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती कि हमें वीडियो और बनाना है, क्योंकि आप लोगों को हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर टारगेट है, उसे क्रॉस करवाना है। जब इतना क्रॉस करेंगे तो भैया, क्योंकि आपको गवर्नमेंट शिक्षक बनाना है, सरकारी शिक्षक बनाना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है। अब बात करेंगे कथन पर। पहला कथन यह दिया गया है कि जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलित एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है। जब जल विद्युत परियोजना जो है इससे क्या है, पर्यावरण जो संतुलन और पुनर्वास की समस्या भी आती है, यह पूछा गया है, कथन पर दिया गया है। दूसरा कथन है कि बायोगैस का उपयोग प्रायः खाना बनाने में होता है। तीसरा कथन है नाभिकीय ऊर्जा में अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन नहीं होता है। जो नाभिकीय ऊर्जा है इससे क्या है, अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन जो है आपका नहीं होता है। अब बताइए ए सही है, बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, या आपके सभी सही है? ठीक है, तो कौन सही होगा यहाँ पर? देखिए,
मैं बता देता हूँ। पहला सही है, जल विद्युत परियोजना से जो है पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या आती है। और बी सही है कि बायोगैस का उपयोग प्राय खाना बनाने में होता है। लेकिन जो सी आपका गलत दिया गया है, तो कथन सही नहीं है, ए और बी आपके कथन सही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है। सुमेलित में 2 दिया गया है, सूची 1 और सूची सेकंड दी गई है। ठीक है, सूची फर्स्ट और आपके सेकंड दी गई है। और इस सूची में यह पूछा गया है कि ऊर्जा का स्रोत दिया गया है और संगठक दिया गया है कि ऊर्जा का स्रोत जो कोयला है, कोयला में कौन सा संगठक रहता है, यह पूछा गया है। तो भैया कौन सा संगठक रहता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए बताइए भैया कौन सा संगठक रहता है। देखिए कोयला में क्या रहता है भैया, कार्बन रहता है, सभी लोग जानते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या रहता है भैया, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन रहता है। और संपीड़ित पेट्रोलियम गैस में कौन सा संगठक रहता है, ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सा संगठक रहता है भैया। चलिए बताइए। देखिए कोयला तो कार्बन हो गया, कोयला जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें संगठक कार्बन हो गया। और द्रवित पेट्रोलियम जो गैस है इसका कौन सा हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो संपीड़ित पेट्रोलियम गैस जो दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और इस प्रकार की एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल के विषय में कौन सा कथन सही है। जो आपका बायोडीजल है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन देखिए, बायोडीजल जट्रोफा यानी कि रतन जोत के बीजों से प्राप्त होता है। जो रतन जोत के या जट्रोफा के बीज होते हैं उससे ही बायोडीजल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर दूसरा कथन है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। जो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र है वह कहाँ पर, किस राज्य पर, आंध्र प्रदेश पर, किस जगह पर, काकीनाडा में लगाया गया है। ठीक है, तीनों कथन आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, फिर आप कमेंट करके इसका फीडबैक आंसर दे सकते हैं। तीसरा कथन है कि बायोडीजल जो है कराकास व पेंगोनिया आदि के बीजों से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब बताइए ए सही है, बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ये आपके तीनों सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपके बायोडीजल से संबंधित 3 कथन ये दिए गए हैं आपके, तो तीनों आपके सही हैं। कौन होंगे भैया, ए भी सही है आपका, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो तीनों का सही हो जाएंगे, यानी कि ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषण के लिए कारक है। वायु प्रदूषण के लिए कारक कौन सा है, धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी विस्फोट, वनमोलन, ठीक है, या शहरीकरण। चलिए बताइए भैया कौन सा यहाँ पे उत्तरदायी है वायु प्रदूषण के लिए, ए बी सी है, ए सी डी है, या ए बी डी है, ये आपके चारों हैं। ठीक है, तो देखिए जो वायु प्रदूषण के लिए धूल भरी आंधी से भी वायु प्रदूषण होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से भी होता है, वनमोलन से होता है, और शहरीकरण से भी आपका वायु प्रदूषण के कारक है। क्योंकि शहरीकरण होगा तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं जिससे आपका वायु प्रदूषण का कारक होता है। पेड़ पौधे ही ना रहेंगे इसलिए वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर कि चारों यह कारक हैं, आपके चारों कारक है वायु प्रदूषण के। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा जो आपके यात्रा से संबंधित है, ठीक है, 4-5 महत्वपूर्ण है। पर्यटन संबंधी हो गया, अंतरिक्ष भ्रमण हो गया, पर्वतारोहण, अंतर्राष्ट्रीय, वायु मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, रेलवे से संबंधित हो गए, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, सभी से क्वेश्चन थे। और पिछली जो अब नेक्स्ट क्लास आएगी इससे जो 7 सालों से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, वीडियो अपलोड हो चुका है, तब आप अच्छे से देख सकें और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप करिए। ठीक है, खुशहाल रहिए, परिवार के साथ बढ़िया हंसी खुशी समय व्यतीत कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए अपने विजय सर को।